RMDC versus Union of India, decided by Supreme Court in 1957. This is an important case of mischief rule of construction. There is a petition by the petitioners who are the promoters and those conducting prize competitions against Prize Competition Act 1955 under Article 32. प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955 पास किया था पार्लियामेंट ने ऑन रेजोल्यूशन बाय स्टेट्स, मेनी स्टेट्स, अंडर आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 252 क्या है? लेजिस्लेशन बाय द कंसेंट, जिसमें मोर देन वन स्टेट असेंबलीज रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को ऑथराइज करती है सेंट्रल लेजिस्लेशन बनाने के लिए, और ऐसा ही इसमें हुआ था. नाउ इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस और रूल्स दे वेर अंडर कंटेंशन. इससे पहले हम एक्ट का ऑब्जेक्ट देख लेते हैं. ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रोवाइड फॉर कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द प्राइज कॉम्पिटिशन्स. ये इसके प्रीएम्बल में लिखा हुआ है. पिटिशनर्स का काउंसिल मिस्टर पालकीवाला के आर्ग्यूमेंट्स क्या है? दैट सेक्शन 4 and 5 एंड रूल 11-12 wholly unworkable है, बिकॉज they render impossible to run the competitions. and inworkable क्यों है? कि they are encroachment upon आर्टिकल 19(1)G. 19(1)G क्या है? राइट टू कैरी ट्रेड और प्रोफेशन, एंड नॉट प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 19(6). आर्टिकल 19(6) इज a reasonable restrictions ऑन आर्टिकल 19(1)G. यानी स्टेट इन पब्लिक इंटरेस्ट रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट कर सकता है ऐसे ट्रेड को, प्रोफेशन को, बिजनेस को. इसलिए according to the petitioners council, the whole act is inseverable enactment, must fail in entirety in respect of the both class of the competitions. दो classes competitions की क्या है? Those involving skills require substantial degree of the skill, और दूसरी chance competitions, यानी कि इनडायरेक्टली गैम्बलिंग. गैम्बलिंग में स्किल नहीं चाहिए, इट इज़ ए टोटली ए मैटर ऑफ चांस. रेस्पोंडेंट्स काउंसिल, वी सी द आर्ग्यूमेंट्स. वाई वी आर रेफरिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द बोथ साइड्स? बिकॉज देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2011 which tangentially asked about the debate. So councils of the respondent said that section 2D जो कि अंडर कंटेंशन है, अगर इसको प्रॉपरली कंस्ट्रू किया जाए तो इट अप्लाइज टू द फॉर द कॉम्पिटिशन्स इन विच सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन द सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ स्किल. मतलब दे आर इसेंशियली ऑफ द गैम्बलिंग. गैम्बलिंग आर्टिकल 19(1)G से कवर नहीं होता है, क्योंकि गैम्बलिंग कोई ट्रेड नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई प्रोफेशन नहीं. सो आर्टिकल 19(6) से रेगुलेशन का कोई क्वेश्चन नहीं. और ही सेड दैट इवन इफ द सेक्शन 2D विच इन्वॉल्व स्किल एंड चांस कॉम्पिटिशंस, देन स्ट्राइक डाउन the reasonable restrictions provided in section 4(5) rule 11-12. मतलब जो स्किल बेस्ड है कॉम्पिटिशन्स, उनसे रिलेटेड कोई रिस्ट्रिक्शन या सेक्शन अनरीजनेबल है तो उसको इन पार्ट एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए. अब हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखते हैं. फर्स्ट थिंग विच कोर्ट सेड, नंबर 1,
that gambling is res extra commercium, something which is prohibited in the commerce, a prohibited trade, so not protected by Article 19(1)(g) and Article 301. Article 301 क्या है? Freedom of trade, commerce and intercourse, which means that intercourse here, which means that mutual trade and commerce between the states. Now Supreme Court ने कहा, now we come to the skill competitions. स्किल कॉम्पिटिशन जो भी है, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है, दे आर प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 19(1)(g. नाउ द कोर्ट सेड द लीगल क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ सीवरेबिलिटी कैन बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द कॉम्पिटिशंस which are in the nature of the gambling. Now we coming towards the decision. The court said when literal rule is of the prima facie preference, यानी इस केस में लिटरल रूल से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, इसलिए इस स्टैट्यूट को इनसिवरेबल एनेक्टमेंट मानते हुए रिजेक्ट या स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता. सो वी विल रेफर टू द हेडन्स केस, यानी कोर्ट अब आता है मिसचीफ रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन पे एंड सेज we have to give regard to all factors to ascertain the intention of the legislature. मिसचीफ रूल में हम क्या देखते हैं? इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. अब इंटेंशन में क्या देखते हैं? वी सी द हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेशन, पर्पज ऑफ लेजिस्लेशन, मिसचीफ इंटेंडेड टू सप्रेस, जो इस लेजिस्लेशन से एक्ट से, और कोई अदर प्रोविज़न. वी विल कंस्ट्रू द सेक्शन 2D इन दीज लाइट्स. अब हम देखते हैं सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेशन क्या है. ये स्टार्ट होता है बॉम्बे लॉटरीज एंड प्राइज कॉम्पिटिशन्स कंट्रोल एंड टैक्स एक्ट 1948 में पास हुआ, जो कि प्राइज कॉम्पिटिशन्स को कंट्रोल करने के लिए, उन पर टैक्सेशन इम्पोज करने के लिए लाइसेंस को मैंडेटरी कर दिया गया. इससे क्या मिसचीफ हुई कि जो प्रमोटर्स थे प्राइज कॉम्पिटिशन्स के, वो नेबरिंग स्टेट्स में जाके वहाँ कंडक्ट करते थे और ऑपरेट बॉम्बे में करते थे, जस्ट टू अवॉइड द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट. इसलिए बॉम्बे एक्ट को 1952 में जो आउटसाइड स्टेट्स लिमिट में कंडक्ट कर रहे हैं उन तक भी एक्सटेंड कर दिया गया, जिसको चैलेंज किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको यानी आउटसाइड स्टेट जाकर रेगुलेट करने को आर्टिकल 301 के अगेंस्ट माना. नाउ उसके बाद जो स्टेट से नेबरिंग स्टेट, दैट इज़ मैसूर, आंध्र प्रदेश एंड ऑल, उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास किया आर्टिकल 252 में, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी, टू कंट्रोल द प्राइज कंपटीशन ऑफ द गैम्बलिंग कैरेक्टर, जो उनकी असेंबली के रेजोल्यूशंस थे, उनके ये वर्ड्स थे. दूसरा हम देखते हैं, पहला हिस्ट्री. दूसरा देखते हैं ऑब्जेक्ट एंड रीजंस, जो उस एक्ट का है कि ये एक्ट एंट्री 34 स्टेट लिस्ट बैटिंग एंड गैम्बलिंग को कंट्रोल करने के लिए एनेक्ट किया जा रहा है. दैट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट हियर कि ये गैम्बलिंग के लिए है. तीसरा हम देखेंगे कि ये वॉइड इन पार्ट है या वॉइड इन टोटो है, ये जो लेजिस्लेशन है. तो इसके लिए कोर्ट सेज दैट, यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया है, दैट लिमिटेड एवरी लेजिस्लेशन हैज अ लिमिटेड पावर ऑफ लेजिस्लेशन, पावर इज नॉट अनलिमिटेड. ये लिमिटेड कैसे है? सब्जेक्ट मैटर लिमिटेशन. दूसरा कैरेक्टर ऑफ द लेजिस्लेशन. सब्जेक्ट मैटर लिमिटेशन यानी कि ये कौन सी लिस्ट से ये लेजिस्लेशन पास किया गया है. कैरेक्टर ऑफ द लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है कहीं उनको तो ये इन्फ्रिंज नहीं करता, वायलेट नहीं करता है. तो पालखी वाला का
आर्ग्यूमेंट कि डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी सिर्फ सब्जेक्ट मैटर लिमिटेशंस में लेनी चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी दोनों ही केस में लगेगी, चाहे सब्जेक्ट मैटर लिमिटेशन है चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का इन्फ्रिंजमेंट है। सीवरेबिलिटी मीन्स सेपरेबिलिटी, यानी जो पार्ट इन्फोर्सेबल है, जो पार्ट नॉट इन्फोर्सेबल है, उनको सेपरेट किया जाए। सेपरेबिलिटी ऑफ द इन्फोर्समेंट और इट इज़ एप्लीकेबल टू द ऑल स्टैट्यूट्स। कुछ केसेस कोर्ट ने साइट किए, चिंतामन राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जिसमें कि एग्रीकल्चर विच वी रेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज वेल, एग्रीकल्चरल वर्कर्स को एग्रीकल्चरल सीजन में बीड़ी मेकिंग से प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट पास किया गया, जिसको कि कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक्ट ये था कि कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी भी वर्कर को बीड़ी मेकिंग में उस सीज़न में एम्प्लॉय नहीं करेगा। सो कोर्ट सेड दैट दोज हु कैन नॉट वर्क इन एग्रो फील्ड्स, दोज हु आर इनफर्म, डेबिलिटेटेड, दे कैन डू सो। तो जो लेजिस्लेशन का प्रोविज़न था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। दूसरा, कोर्ट ने जजमेंट दिया रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का, जिसमें न्यूज़पेपर सर्कुलेशन के रिगार्डिंग बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट एक्ट था, जो कि बाद में आर्टिकल 19(1) की कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होने से जो एक्ट है इन पार्ट इनवैलिड हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी इसमें यूज़ किया गया। तीसरा, कोर्ट ने जजमेंट दिया है हिंदू विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें एक्ट पास किया गया 1937 में कि डिवोल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, लेकिन जो एक्ट में था दैट वाज फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। लेकिन एक्ट के इंटेंशन से, ऑब्जेक्शन से डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी इम्प्लाई करते हुए ये पाया गया कि इट वाज फॉर द प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। तीसरा, अब हम देखते हैं द फाइनल डिसीजन दैट कोर्ट सेड कि लेजिस्लेशन इस एक्ट को सिर्फ वैलिड पार्ट को लेजिस्लेट कर सकता था या नहीं। आंसर वाज यस। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी का प्रिंसिपल है अगर वैलिड और इनवैलिड पार्ट इनएक्सट्रिकेबली मिक्स्ड हो तो इनवैलिड पार्ट को रिमूव करने से अगर कंप्लीट कोड पीछे रहता है तो एनफोर्सेबल है, इनकम्प्लीट कोड है तो अनएनफोर्सेबल है। तीसरा, लेजिस्लेटिव इंटेंशन हमेशा देखा जाएगा, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल। And finally, the court said, in this case, chance competitions or skill competition, they are separate and distinct. जो सेक्शन 2D है इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, that is only for the competition. Those does not depend upon the skill. यानी कि ये सिर्फ गैम्बलिंग्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इसलिए पिटिशंस को डिसमिस कर दिया गया।